दोस्तों, कहानी की शुरुआत कैरिबियन सी में तैर रही एक बोट से होती है, जिस पर मौजूद फैमिली अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही थी। बोट पर टॉम और उसकी वाइफ जूलियन अपने दोनों बच्चों कैसी और बेन के साथ थे। कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी, जबकि जॉन अपने बेटे बेन को फिशिंग करना सिखा रहा था। इसी दौरान जूलियन स्विमिंग करने के लिए पानी में कूद जाती है। वह तैरते हुए बोट से काफी दूर निकल जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। वह मदद के लिए टॉम को आवाज देती है, लेकिन जूलियन की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती और वह डूबने लगती है। इधर टॉम देखता है कि बोट पर लगी डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया है। तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर जाता है और जब वह उसे डूबते हुए देखता है तो जल्दी से बोट लेकर उसके नजदीक जाता है और पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। जब वह उसे बोट पर वापस लेकर आता है तो सब लोग बहुत डरे हुए थे। जॉन कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि बोट से ज्यादा दूर मत जाना। खैर, अब शाम होते ही सब लोग मिलकर बेन का बर्थडे मनाते हैं। आज वह 13 साल का हुआ था। उसे उसके जन्मदिन पर अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं। साथ ही सब लोग एक फैमिली फोटो भी लेते हैं। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड एडम उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हारी फैमिली ट्रिप कैसी चल रही है। कैसी बताती है कि वह यहाँ बोर महसूस कर रही है। तभी एडम बताता है कि अचानक यहाँ का मौसम काफी बिगड़ गया है और आसमान में तेज बिजली चमक रही है। फिर अचानक नेटवर्क के जाने से कॉल कट हो जाती है। कैसी ये बात अपने डैड को बताती है और तभी पानी में कुछ हलचल होती है। ये लोग देखते हैं कि बोट के चारों तरफ बहुत सारी व्हेल मछलियां हैं। टॉम कहता है कि जरूर ये तूफान के आने का संकेत है, क्योंकि व्हेल्स और शार्क्स ऐसा तभी करती हैं जब उन्हें लहरों का अंदाजा नहीं हो पाता। तभी एक बड़ी सी व्हेल बोट के निचले हिस्से से टकरा जाती है। फिर टॉम चेक करने के लिए पानी में उतरता है ताकि वह पता कर सके कि नीचे कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। लेकिन जब वह ऊपर आता है तो उसके कंधे पर चोट लगी हुई थी। जूलियन पूछती है कि नीचे क्या हुआ था। टॉम बताता है कि पता नहीं, जब मैं पीछे मुड़ा तो ये चोट लग गई। लेकिन इससे भी बुरी खबर ये है कि हमारी यॉट डैमेज हो गई है और इसे फिक्स कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें अब मदद की जरूरत है। फिर जूलियन उसका जख्म सिलती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। जिसके बाद कैसी अपने फोन से मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क जा चुका था। फिर जूलियन रेडियो से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। इस बात से टॉम बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी फैमिली को कैसे घर लेकर जाए। फिर अचानक उन्हें किसी चीज के आने का सिग्नल मिलता है। ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि आसमान से कोई चीज नीचे गिर रही है, जो देखने में शायद कोई उल्का पिंड लग रहा था। अब टॉम किसी तरह बोट को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और एस्टेरॉयड उनकी बोट के बिल्कुल नजदीक गिरता है, जिसमें ये लोग बाल बाल बचते हैं। फिर पता चलता है कि ये कोई उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं, जो किसी कारण से नीचे गिर रही हैं। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और समंदर में तेज लहरें उठने लगती हैं। फिर ये लोग अंदर आकर चीजों को समेटने लगते हैं। टॉम सभी को लाइफ जैकेट्स देता है, लेकिन इन सब के सर चकराने लगते हैं और जूलियन की नाक से खून आने लगता है। तूफान इतना तेज था कि सब के सब बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह जब इन्हें होश आता है तो जूलियन देखती है कि उसका पूरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन इनकी बोट पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके अंदर मछलियां और बहुत सारी कीचड़ जमा हो गई थी। टॉम को कुछ समझ नहीं आता और जब ये लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो पूरा नजारा बदला हुआ था। अचानक समंदर का सारा पानी कहीं गायब हो गया था और अब ये लोग एक बहुत ही विशाल डेजर्ट में थे। टॉम मैप और कंपास के जरिए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि धरती के दोनों पोल्स की डायरेक्शन बदल चुकी है। नॉर्थ पोल अब साउथ बन चुका था और साउथ पोल नॉर्थ, जिसकी वजह से समंदर का सारा पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और इस बदलाव की वजह से बहुत सारे इंसान मारे जा चुके होंगे। ये सुनकर कैसी रोने लगती है, क्योंकि उसे एडम की चिंता हो रही थी। अब ये लोग भी इस डेजर्ट में फंस चुके थे, इसीलिए जूलियन सारा खाना इकट्ठा करने लगती है, जबकि टॉम अभी भी रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उधर बेन एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैलून्स बांधकर हवा में छोड़ देता है, ताकि अगर कोई आसपास हो तो उन्हें देख ले। अब कुछ देर बाद रेडियो पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। यह आदमी बताता है कि मेरा नाम नोब है और मैं एक छोटी सी सबमरीन का कैप्टन हूँ। टॉम कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नोब कहता है कि नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारी तरह फंस गया हूँ। टॉम पूछता है कि तुम्हारी अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा। कैप्टन बताता है कि ये पोल्स के बदलने से हुआ है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पोल्स एक हफ्ते में अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे और इस बार जो वेव्स आएंगी वो बेहद ही खतरनाक होंगी।
जिसके बाद जूलियन अपने दोनों बच्चों को सामान पैक करने भेज देती है। टॉम पूछता है कि तुम्हारी सबमरीन में कितने लोगों की जगह है। नोब बताता है कि मेरा एक साथी मारा जा चुका है, इसीलिए अब इसके अंदर 3 लोग आ सकते हैं। टॉम कहता है कि ठीक है, तो मुझे तुम अपनी लोकेशन बता दो ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को सबमरीन तक ला सकूं। जूलियन भी अपने बच्चों को बचाने के लिए कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद कैप्टन उनकी बात मान लेता है और उन्हें अपने लॉक्स बता देता है। टॉम उन बताए गए कोऑर्डिनेट्स को चेक करता है और कहता है कि हम तुम्हारे पास लगभग 3 दिनों में पहुंच जाएंगे। टॉम अपनी पत्नी से कहता है कि हम कल सुबह निकलेंगे क्योंकि अपने बच्चों को बचाना ही हमारी पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए ये दोनों बच्चों को नहीं बताते कि सबमरीन के अंदर केवल 2 लोगों की ही जगह है। अब ये लोग बोट में ही रुककर रात गुजारते हैं और सुबह होते ही जूलियन खाने पीने का सभी जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। तभी टॉम की नजर बोट की तरफ आ रहे एक आदमी पर जाती है जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था और उसके साथ एक डॉग भी था। फिर टॉम बोट से नीचे उतरता है और पानी लेकर मदद के लिए उस आदमी की तरफ बढ़ता है। जब टॉम उसे पानी ऑफर करता है तो वह एक बार में ही सारा पानी पी जाता है। टॉम उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी भाषा टॉम को समझ नहीं आती। फिर अचानक ये शख्स टॉम पर हमला करता है और चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। जूलियन भी वहाँ खड़ी रो रही थी लेकिन वह टॉम को बचा नहीं पाती। फिर वह मारने के लिए जूलियन के पीछे आता है, जिसके बाद वह दौड़कर बोट पर जाती है और उसके आने से पहले अपने दोनों बच्चों को छिपा देती है। साथ ही वह कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना। फिर वह खुद भी जाकर छिप जाती है और जब वह शख्स अंदर आता है तो देखता है कि यहाँ बहुत सारा खाना है, जिस पर वह किसी जानवर की तरह टूट पड़ता है। उधर जूलियन एक चाकू लेकर बोट से नीचे कूद जाती है लेकिन उस आदमी का डॉग जूलियन पर हमला कर देता है, जिसे वह मार देती है। फिर वह दूसरी साइड से चढ़कर बोट के अंदर आती है और तभी वह शख्स जूलियन पर हमला कर देता है। वह खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है लेकिन ऐसा कर नहीं पाती, जिसके बाद कैसी उस पर फ्लेयर गन से हमला कर देती है, जिसकी वजह से बोट के अंदर आग लग जाती है। लेकिन ये तीनों जरूरी सामान के साथ बोट से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। बेन अपने मर चुके पिता को देखकर रोने लगता है। तभी जूलियन देखती है कि वह शख्स अभी भी जिंदा है जो फिर से उनके पीछे आ रहा है। उसे अपनी तरफ आता देख वह अपने बच्चों को लेकर भागने लगती है और उनकी बोट एक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। अब ये लोग एक सुरक्षित जगह देखकर कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन बेन अपने पिता की मौत के लिए खुद को दोषी मान रहा था क्योंकि वह सन की आदमी शायद उन बलून्स को देखकर ही आया था। जूलियन उसे काफी समझाती है और कहती है कि खुद को दोष देना बंद करो। अब उस आदमी को नजदीक आता देख ये लोग फिर से भागना शुरू करते हैं और बचते बचाते काफी दूर निकल आते हैं। तभी वह देखती है कि बेन को डिहाइड्रेशन हो रहा है और उनका पानी भी खत्म हो चुका है। फिर इन्हें एक प्लेन नजर आता है जो शायद तूफान में क्रैश हो गया था। ये लोग दौड़कर उसके नजदीक जाते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई इंसान नहीं है। अब शाम भी होने वाली थी, इसीलिए जूलियन अपने बच्चों के साथ इस प्लेन के अंदर छिप जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को खाना देती है और अपने पति को याद करने लगती है। अब सब लोग इस प्लेन के अंदर रात बिताने के लिए सो जाते हैं। तभी कैसी नींद से जागती है और टॉयलेट के लिए प्लेन से बाहर आती है। इसी दौरान वह आदमी जो इनका पीछा कर रहा था वह हमला करने के लिए कैसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जूलियन उस पर चाकू से हमला कर देती है और उस पर इतने बार करती है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत का बदला लेकर जूलियन को अच्छा लगता है। फिर अगली सुबह जब ये लोग प्लेन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी के शरीर पर बहुत सारे जख्म हैं जो शायद किसी जंगली जानवर के होने का संकेत दे रहे थे। अब ये लोग उस सबमरीन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तभी बेन जो कि बहुत ज्यादा प्यासा था वह गड्ढे में भरे पानी को पीने लगता है। जूलियन उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि ये पानी उसे बीमार कर देगा। अब ये लोग धूप और तेज हवा से बचने के लिए वहाँ पड़े गार्बेज का इस्तेमाल करते हैं। जूलियन बेन को इंजेक्शन देती है और अब ये लोग एक शेड बनाकर उसके अंदर छिप जाते हैं। दोनों बच्चे सो रहे थे। तभी जूलियन को कोई आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाती है और देखती है कि कुछ है जो तेजी से इनकी ही तरफ आ रहा है, जिसके बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ से भागना शुरू करती है और ये लोग दौड़ते हुए एक
शिप के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां कुछ लोग कंटेनर्स से खाने पीने का सामान उठा रहे थे। जब ये लोग जूलियन और बच्चों को अपनी तरफ आता देखते हैं तो कंटेनर्स के भीतर छिप जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे केकड़े इनका पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए ये तीनों कंटेनर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जूलियन जख्मी हो जाती है। उधर जितने भी लोग कंटेनर्स के भीतर छिपे थे, केकड़े उन सब पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। अब अगली सुबह तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है। जूलियन देखती है कि यहाँ बहुत सारे हथियार हैं। ये लोग उन्हें उठा लेते हैं। बेन गन को रीलोड करने लगता है, जबकि जूलियन अपने जख्म पर बारूद डालकर उसे जला देती है ताकि उसमें इन्फेक्शन न फैले। यहाँ इन्हें पीने के लिए पानी और बाकी जरूरी चीजें भी मिल जाती हैं। जूलियन को एक वॉकी टॉकी भी मिला था और अब वह सबमरीन के कैप्टन से बात करती है। वह पूछता है कि तुम लोग कहाँ हो। जूलियन कहती है कि हम लोग इस रेगिस्तान में कहीं भटक गए हैं और हमारा मैप भी गुम हो गया है, इसीलिए डायरेक्शन का पता लगा पाना मुश्किल है। कैप्टन बताता है कि मेरे ऊपर भी इन्हीं क्रिएचर्स ने हमला किया था और अब मेरी हालत काफी नाजुक है, इसीलिए तुम लोगों को जल्दी करनी होगी क्योंकि समंदर वापस आने वाला है। फिर वह अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है, जिसे बेन देख लेता है। अब इन्हें सबमरीन की लोकेशन का पता चल चुका था और सब लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी खाइयों को पार करना पड़ेगा। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तभी जूलियन अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें दूसरी तरफ धकेल देती है, जबकि वह खुद खाई के इस तरफ फंस जाती है। जूलियन कहती है कि तुम अपने भाई को लेकर सबमरीन के पास चली जाओ, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। हालांकि बच्चे अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जूलियन के बार बार कहने पर कैसी अपने भाई बेन को लेकर आगे बढ़ जाती है। जब ये लोग सबमरीन के नजदीक पहुंचते हैं तो इन्हें नोम मिलता है, जो काफी जख्मी हालत में था। वह कहता है कि लगता है अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, इसीलिए सबमरीन में अब 3 लोगों की जगह है। ये सुनकर कैसी अपनी माँ को वापस लाने उसी खाई में जाती है जहाँ जूलियन खुद को उन क्रिएचर्स से बचा रही थी। कैसी उसे अपना हाथ देकर खाई से बाहर निकाल लेती है और अब सब लोग सबमरीन के पास इकट्ठा हो जाते हैं और इससे पहले कि क्रिएचर्स उन पर हमला करते, ये लोग सबमरीन के अंदर बंद हो जाते हैं। तभी इन्हें समंदर की बहुत बड़ी लहर आती दिखाई पड़ती है, यानी समंदर अपनी जगह फिर से वापस आ गया था। जिसके बाद सब लोग खुद को अच्छे से बांध लेते हैं और जैसे ही लहरें सबमरीन से टकराती हैं तो ये लोग बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर जूलियन देखती है कि सब कुछ शांत हो चुका है और सबमरीन किनारे पर आ गई है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनके सामने खंडहर बन चुका शहर है, जिसे इस तूफान ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग जिंदा बच गए थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सर्वाइव मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।